नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो आप सभी के लिए जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से लेकर है रिलेटेड है, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है। जो भी आपका बीएड यानी कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए आपके महाराष्ट्र के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की डेट आ चुकी है, यानी कि आप 9 मार्च से 18 मार्च के बीच तक फॉर्म फिल कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग और फीस पेमेंट कैसे करनी है। फाइनली आपको फॉर्म की जो है प्रिंट आउट लेनी होगी अपने डिवाइस के अंदर, जिससे कि जो है आप बाद में एडमिशन के टाइम पे वो आपसे मांगे जाने वाला है, इसलिए आपको पहले ही उसका प्रिंट आउट लेके डिवाइस में रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा MAH BEd MEd और BEd जनरल का। तो इसमें आपको अप्लाई करना है। देखिए, मैंने आपको ELCT एक अलग से एग्ज़ाम होगा इसका, इंग्लिश मीडियम अगर आपको कॉलेजेस चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे अलग एक और जो ऑप्शन है वो चूज़ करना पड़ेगा फॉर्म फिलिंग में, जिससे कि आप उसका भी एग्ज़ाम दे सके। हालांकि अगर आपको इंग्लिश मीडियम कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना बीएड के लिए, जो कि महाराष्ट्र कॉलेज के लिए बात हो रही है स्पेशली, तो आप इसमें ELCT का एग्ज़ाम छोड़ भी सकते हैं। लेकिन एक बात पहले ही बोली जा रही है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, फीस पेमेंट कर दिया, प्रिंट आउट ले लिया, लेकिन जब आप एडमिशन लेने गए और तब अगर ऐसा होता है कि आपने बोला कि मेरे को इंग्लिश मीडियम में ही एडमिशन चाहिए, तो तब आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो लोग आपसे यही कहेंगे कि आपने फॉर्म फिल करते समय इस बात का ध्यान देना था कि आपको ELCT फॉर्म भरना था अलग से इंग्लिश मीडियम के लिए। अगर आपने वो नहीं भरा है तो इसमें हमारी गलती नहीं है, आपको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फॉर्म फिल करते में ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। हालांकि इस जो CT का टेस्ट होगा उसके अंदर इंग्लिश से रिलेटेड ही आपका सब्जेक्ट आने वाला है। हालांकि आपको, जैसे कि आप जान भी रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के लिए जो है ये जो अलग से टेस्ट है वो देना पड़ेगा। सेम ये टेस्ट जो है उसी दौरान होगा शायद, जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपको एडमिट कार्ड में लिखा हुआ मिलेगा कि कब जो है ये एग्ज़ाम होने वाला है। मेन यहाँ पे अपडेट आपके लिए यही है कि इसके लिए आपको अलग से जो है ये भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं फॉर द सेम कोर्स। हालांकि बीएड यहाँ पे आप जनरल, किसी भी जनरल कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक कोर्स के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आपको मैंने लिस्ट में भी दिखाया था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है इस बार 2023 में, वो आप देख सकते हैं। ब्राउज़र का लिंक, उस वीडियो का लिंक जो है मैं जो है आपको या तो उसका वीडियो जो है वो पिन कर दूंगा, जिससे कि आप आसानी से उसे देख सकें। हालांकि आपको अगर फॉर्मेट का भी कोई इशू है कि फॉर्मेट और CBT एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि CBT एग्ज़ाम कैसे होता है और साथ में फॉर्मेट से रिलेटेड इमेज और डॉक्यूमेंट्स का, तो वो भी आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, चैनल पर ही है। तो आप आसानी से उससे भी फिर उसके बाद ही आप फॉर्म भरें तो आपके लिए सही रहेगा। हालांकि आपको हर एक जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसका फॉर्मेट पहले ही आपको सेट करके अपने डिवाइस में सेव करना है, जिससे कि आप उसके लिए आसानी से अप्लाई कर पाएँ। जैसे कि आप देखिए, ये एक नई रजिस्ट्रेशन विंडो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, आप आसानी से इस पर आकर भी फिल कर सकेंगे। देखिए, एक तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होगा, एक न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो है जिसने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है वेबसाइट पे, जैसा कि उसने अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन, अब वो जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेगा और वो अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेगा जो उसका रजिस्ट्रेशन के समय बना था, तो वो जो है इस तरीके से अपना फॉर्म जो है भर पाएगा। हालांकि हम न्यू रजिस्ट्रेशन के तरीके से बता रहे हैं आपको कि जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको सारा डिटेल अपना डाल देना है, आपका नाम जो है, आपका सरनेम जो है, सारा कुछ एक एक डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा। देखिए, यहाँ पे आपका 10th 12th की मार्कशीट में जैसा होगा उस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल डालने वाले हैं। आपके जो भी आपके जो भी यहाँ पे डिटेल होगा, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर, साथ में आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इस तरीके से आप भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है एक्चुअल में आपको इस तरीके से करना है। अपना रिलीजन चूज़ करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे अर्बन और रूरल, मतलब आपका शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस तरीके से आप इसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे मदर टंग, आपको अपनी मातृभाषा चूज़ करनी है। हालांकि लिस्ट में अगर ये ऑप्शन नहीं मिलते आपको मातृभाषा और रिलीजन वाले, तो आपको एक अदर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसको भी आप जो है आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। इस तरीके से देखिए, आपको अपना जो है एड्रेस फिल करना होगा।
ये आपका देखिए परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है। एक होता है पर्सनल एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। हालांकि वो दोनों अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि दोनों अलग हो सकते हैं, क्योंकि मेन बात आपकी यहाँ ये है कि परमानेंट एड्रेस तो वो होता है आपका कि जो फिक्स है कि वही एड्रेस रहता है, चेंज नहीं होता है। पर्सनल एड्रेस चेंज होते रहते हैं, क्योंकि पर्सनल एड्रेस में कभी आप यहाँ हैं, कभी आप वहाँ हैं, किसी साल आप इस जगह रह रहे हैं, किसी साल किसी और जगह, तो वो पर्सनल एड्रेस हो जाता है। तो इस तरीके से आपको बताना है। अगर आपका पर्सनल और प्राइवेट, पर्सनल और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर अलग हैं तो आप उस तरीके से यहाँ पे अलग अलग एड्रेस भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेम है तो आप एक ही एड्रेस दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वैलिड आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना पड़ेगा, जिससे कि आपको ओटीपी आसानी से आ सके। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है, जिससे कि आपके पास ओटीपी आ सके, वन टाइम पासवर्ड, और आप अपने इसको वेरीफाई करा सकें। इसी से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको बोला भी था, ये आपसे पूछ रहा है कि दोनों एड्रेस आपके सेम है या नहीं। इस एड्रेस फॉर सेम, दोनों आपके सेम है तो यस कर देना, अदरवाइज आप दूसरा नो करेंगे तो आप दूसरा एड्रेस भी यहाँ पे दे सकेंगे अपना, जो आपका पर्सनल एड्रेस होगा। देखिए इस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। मैं आपको बता दूं, पासवर्ड में आपको क्या करना है, एक कोई भी कैपिटल लेटर रखना होगा पासवर्ड के अंदर, जो कि स्टार्टिंग कैपिटल से होना चाहिए। नेक्स्ट आपको कोई भी एक स्मॉल लेटर रखना है अल्फ़ाबेट में से, A to Z में से कोई सा भी। और आपको 1 to 9 और 0 में से, काउंटिंग में से कोई भी आपको काउंटिंग रखनी है, कम से कम एक, और एक कम से कम स्पेशल कैरेक्टर रखना है। इस तरीके से आपकी चार चीज़ें हो गई। टोटल आपको नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जो है सारा कुछ मिला के, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, अल्फ़ाबेट मिला के कम से कम 8 होने चाहिए। उससे ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा, 13 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आप कर देंगे प्रोसीड। आगे आपके सामने एक पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उस वन टाइम पासवर्ड, वो आपको जो है यहाँ पे डालना होगा। देखिए जैसे ही आपको ओटीपी आ जाएगा, आपको वो ओटीपी डालना पड़ेगा अपना। यहाँ पे जो स्क्रीन आ रहा होगा उसके सामने आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि एंटर वन टाइम पासवर्ड, वो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। तो वो आपको इसमें डालना होगा एज इट इज़ जैसा आया होगा। उसके बाद आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन नंबर है, ये हर एक स्टूडेंट का, हर एक एप्लीकेंट का जो है वो यूनिक होगा, क्योंकि ये जो है इसी से जो है आप अपना बाद में कभी भी अपना जो एग्जाम से रिलेटेड रिजल्ट होगा, एडमिट कार्ड होगा, तो अपना एप्लीकेशन नंबर और साथ में पासवर्ड डालकर ही आप जो है वो चीज़ देख पाएंगे। देखिए अब जैसे ये जो एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाए, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके या फिर आपका प्रिंट आउट ले लें या फिर सेव कर लें इसे कहीं भी, जिससे कि ये जो है आप बाद में आपसे जब मांगा जाए, मतलब कि जब आप लॉगिन करें तो आप इसी को डाल के लॉगिन करेंगे तो आसानी से लॉगिन कर पाए। तो मैंने ऐसा इसलिए बोला जिससे कि अगर आप भूल जाते तो इन केस, तो आप अपने जहाँ पे भी आपके डिवाइस में सेव होगा तो वहाँ से आप इसे देखकर आसानी से लॉगिन कर सकेंगे। देखिए नेक्स्ट बात एक और आपको बता दूं यहाँ पे, वो ये जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मेरे को देखो अब मैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट में आ चुका हूँ, यानी कि मैं भी अब एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट हूँ। अब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं आऊँगा। अब देखिए मेन बात आप यहाँ पे ये है कि अब आपको साइन इन करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन नंबर अभी अभी आपको बिल्कुल मिला ही है, तो वही एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है यहाँ पे। देखिए जो भी आपको अभी, जैसा आपने अभी स्क्रीन पर देखा होगा कि मैंने आपको दिखाया भी था, जो मेरे को एक नया एप्लीकेशन नंबर मिला था वही सेम मैं यहाँ पर डालूंगा। और नीचे हमें वो पासवर्ड डालूंगा जो मैंने क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन अभी करते समय। देखिए एक बात मेन यहाँ पे ये है कि अगर कोई स्टूडेंट या एप्लीकेंट जो है अपना पासवर्ड या फिर अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाता है, क्योंकि अभी हम रजिस्टर्ड कैंडिडेट में हो चुके हैं, तो अगर आप ऐसे में भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे आई कांट एसेस माई अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप जाके अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो पा सकते हैं। उसके लिए आपको 4 डिटेल डालने होंगे, जैसे कि आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, और साथ में अपना DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म तिथि डालना होगा। दोस्तों एक बात मेन आप याद रखिएगा, चारों चीज़ें आपको वो डालनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में भरी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका कहीं और किसी डॉक्यूमेंट में अलग नाम आ रहा है, स्पेलिंग में कुछ अलग जो है अलग स्पेलिंग है,
वहाँ पे और सर्टिफिकेट और इन सब में, और आपने रजिस्ट्रेशन में अलग डाली है, तो आपको रजिस्ट्रेशन वाली डालनी है, क्योंकि उसी से आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपको पहले असाइन हुआ था वो मिल पाएगा। अब देखिए, अब हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम फॉर्म फिल करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है, योर फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म इज़ इनकम्प्लीट, तो प्लीज़ आप उसे फिल करें, ये बोला जा रहा है। देखिए, मेन यहाँ पे बीएड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैंने आपको पहले भी बताया इन्फॉर्मेशन ब्राउजर के अंदर, यानी कि जिसके अंदर सारा कुछ डिटेल आता है कि आपका एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस, एग्जाम कब होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन दे सकता है, एज लिमिट के बारे में ही बात करी थी। स्पेशली इस कोर्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था उस वीडियो के अंदर। लेकिन यहाँ पर एलिजिबिलिटी है आपकी कोई बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या तो आप फाइनल ईयर में हो या फिर उससे पास हो, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है आपको। मेन यहाँ पे प्रोसेस आपका यही रहेगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके से डिटेल अपना फिल करना है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। आपको अपना जो भी जिस भी स्टेट से आप आते हैं उसकी डिटेल आपको डालनी है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं नहीं, वो आपको डालना है। क्वालिफिकेशन डालना है अपना कि आप कितना जो है क्वालिफाइड है, कितना एजुकेटेड है, वो आपको डालना होगा। सेम एज इट इज़ आपसे 10th-12th की जो एसएससी और एचएससी इन दोनों के जो मार्कशीट जो है उसका नंबर जो है वो पूछे जाएंगे। एज इट इज़ जैसे आपके नंबर आए थे वैसे ही आपको यहाँ पर डालने, कुछ भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके परसेंटेज भी अगर पॉइंट में आए, जैसे कि सपोज मानिए किसी का परसेंटेज आया 89.543, तो ऐसे में उसको क्या करना है, उसको परसेंटेज को राउंड 2 ऑफ तक करना है, मतलब कि 89 के बाद उसका राउंड 2 ऑफ में हो जाना चाहिए। जैसे कि 89.543 था, तो आप देख सकते हैं कि 5 के आगे 4 आ रहा है, इसका मतलब 5 ही रहेगा, यानी कि 89.5 ये उसका एक्चुअल परसेंटेज रहेगा। इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना है। मेन बात बता दूं, यहाँ पे स्टूडेंट का ये डाउट रहेगा कि भाई हमारा जो है जो रिजल्ट है वो हमारा सीजीपीए में आया है ना कि परसेंटेज में, तो ऐसे में हम क्या करें। तो ऐसे में आपके मार्कशीट पर ही आपको कहीं आगे या पीछे उसी पेज पर जो है आपको उसका फॉर्मूला दिखेगा कि हाउ टू कन्वर्ट द सीजीपीए इनटू परसेंटेज, तो आपको उस तरीके से कन्वर्ट करना है। हालांकि अगर आप नहीं कर पाते, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उसमें फॉर्मूला नहीं होगा, तो एज इट इज सीजीपी जो आएगी उसकी वो आपको एज इट इज लिखनी है, जैसा कि उसमें लिखी हुई है। पॉइंट वाइज लिखी है तो पॉइंट वाइज आपको लिख देनी है। इस तरीके से यहाँ पे बोला गया था। मैंने ब्राउजर के अंदर भी आपको एज इट इज सारी डिटेल जो है वहाँ पर शो करके एक एक चीज़ दिखाई थी, उसी तरीके से आपको फॉलो करना है सारे इंस्ट्रक्शन को। मेन बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि ELCT वो एक अलग एग्जाम है इंग्लिश मीडियम के लिए, उसके लिए आपको अलग से इसी फॉर्म में जो है फिल करना पड़ेगा। उसके डॉक्यूमेंट में आपको फोटो, सिग्नेचर और एक आईडी प्रूफ देना है। उसके बाद अपना फॉर्म चेक करना है, सारा कुछ डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको फीस पेमेंट करना है। और फाइनली अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना प्लीज़। आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे बाद में जब ये मांगा जाएगा एडमिशन के टाइम पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट या फिर फोटो कॉपी ऐसा कुछ भी, तो उस टाइम पे आपको दिखाना बहुत ज़रूरी होगा। ये जो है एक रिजेक्शन का केस बन सकता है आपके एडमिशन के लिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। तो चलिए हम फिर अब वन बाय वन एक एक चीज़ जो है यहाँ पे जैसे कि जो जो रह रही है वो फिल कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जा रहा है योर टाइप ऑफ कैंडिडेचर, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है। मैंने आपको सारे टाइप्स बता दिए थे, टाइप ABCD सारे जो भी थे आपके, आप देख लेना एक बार, उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें सारा कुछ बताया। OMS मतलब है आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट है। तो इसमें एक मेन बात ये बोली गई है कि आप आउटसाइड महाराष्ट्र है तो आप इंडिया से ही होने चाहिए, और साथ में आपका जो है ग्रेजुएशन में आप पास हो गए होने चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पास हो जाने चाहिए महाराष्ट्र के अलावा किसी और स्टेट से, बट आप इंडियन होने चाहिए, ये आपसे बोला गया है। अब आपको बताना है PWD कैंडिडेट में अगर आप आते हैं तो यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपको डालनी है। अगर आप मास्टर करे हुए हैं या मास्टर की फाइनल ईयर में है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे, जो कि आपका फर्स्ट स्टेज है, यानी कि फर्स्ट स्टेप है, यानी कि आप अपने बैचलर के फाइनल ईयर में है। मैं आपको पहले ही बता दूँ ये 12th पास के लिए कोई एग्जाम नहीं है, ये ना कि 10th पास के लिए है, ये एक्चुअल में कॉलेज एडमिशन के लिए है, BEd के लिए स्पेशली फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज एंड जनरल कोर्सेज। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस ये है, मेनली एक कंडीशन ये है कि आप फाइनल ईयर में होने चाहिए अपने किसी भी बैचलर डिग्री में, रेदर यू आर बिलोंग्स टू फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एज वेल आर्ट्स। अब देखिए आपको यहाँ पे सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, अपना 10th 12th और अपना ग्रेजुएशन का सारा डिटेल डालना है। SSC आपका 10th होता है, HSC आपका 12th होता है, और ग्रेजुएशन आप जानते ही हैं जैसे कि उसे आप बैचलर कहते हैं। अब मैं देखिए आपको यहाँ पे 10th का अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड था। अगर ऑल इंडिया बोर्ड था वो सिलेक्ट करना है, अगर स्टेट बोर्ड था आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे डाल देना होगा।
यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, उनमें से आपको वो चीज़ सिलेक्ट कर लेनी है। देखिए नहीं मिलता तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है यहाँ पर कि आपको अगर वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे अदर के ऑप्शन पे भी आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लास की डिवीज़न बतानी है, आपकी फर्स्ट डिवीज़न आई, सेकंड डिवीज़न आई, या फिर एक्चुअल में सिर्फ आप पास हुए। सीट नंबर यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा क्लास 10th का, कौन सी साल में आपने क्लास 10th पास किया वो आपको यहाँ पर डालना है एज इट इज़, कि आपने कौन सी साल में अपना, जैसे मार्च में पास किया, मंथ और ईयर आपको डाल देना है जिस भी साल में आपने जो है अपना क्लास 10th पास किया है। अब देखिए ये डिटेल डालने के बाद आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे HSC इसकी भी डिटेल यहाँ पे डालने को कहा जा रहा है। HSC आपका 12th होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके लिए आपको डिटेल डालनी है। ऑल इंडिया बोर्ड से करा तो ऑल इंडिया, नहीं तो स्टेट बोर्ड में भी आपके पास स्टेट बोर्ड के ऑप्शन दिख जाते हैं। फिर CBSE से करा तो आपको वो डालना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि CBSE ही बोर्ड डालें आप, आपका जो भी बोर्ड था उस हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, किस स्ट्रीम से आपने क्लास 12th करी, उसके बाद अपना जो भी आपका रोल नंबर रहा था अपने 12th के अंदर वो डाल देना है। देखिए रोल नंबर देखिए कितना लंबा हो सकता है, मैं दिखा दूँ, इतना लंबा भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। ये नंबर में कोई वो नहीं है, आपका जितना बड़ा रोल नंबर हो आपको एज इट इज डाल देना है यहाँ पे। इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। फिर आपको डिवीज़न भी सिलेक्ट कर लेना है अपना, कि कौन सा डिवीज़न आया आपका। ये 12th की बात हो रही है स्पेशली। यहाँ पे आप अपना ईयर डाल देंगे, जिस भी ईयर में आपने अपना जो है क्लास 12 पास किया है। सेम इसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पे डालनी है। ग्रेजुएशन में आपसे देखिए अंडर ग्रेजुएट की बात हो रही है, यहाँ पे कोई ऑप्शन और नहीं होता है क्योंकि आपने ग्रेजुएशन चुना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन चुनते हैं तो वहाँ पे PG लिखा आ जाता है एज इट इज़। उसमें आपको UG की भी अपनी अलग से डिटेल डालनी पड़ती है, यानी अपने बैचलर की भी डिटेल अलग से डालनी पड़ती। अब देखिए डिग्री में बता दूँ आपने कौन सी डिग्री करी है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इन ऑप्शन वाले जो भी कैंडिडेट होंगे वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकेंगे, यानी कि वो इस एग्ज़ाम को दे सकेंगे और B.Ed का जो है कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। सपोज जैसे कि मैं BCA कर रहा हूँ तो मैंने BCA डाल दिया, इस तरीके से आप भी डाल देंगे, आपका जो भी हो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप अगर लोगों के मन में क्वेश्चन है MBBS वाला कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है, LLB वाला भी कर सकता है, यहाँ पे हम आपको बहुत सारे BSc IT वाला भी कर सकता है इस कोर्स को, BTech वाला भी कर सकता है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे कौन कौन कर सकता है इन कोर्सेज को। BCom वाला भी, देखिए इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको एज इट इज़। यहाँ पे एक अदर का ऑप्शन नहीं है, अदर का ऑप्शन इसलिए नहीं है, अगर आप सोचें कि इन लिस्ट में अगर आपके कोर्स का नाम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कोर्स का एडमिशन, इस कोर्स का एडमिशन आपके लिए नहीं है। सिंपल भाषा में ये मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ आ सके। यूनिवर्सिटी स्टेट बताना है आपको, UG जो आपने किया BCA में वो कौन से स्टेट से किया। जैसे कि मैंने दिल्ली से करा है तो मैं दिल्ली बताऊंगा। फिर यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, या तो वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो सकती है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो अदर है तो अदर पे सिलेक्ट करना है आपको। और उस यूनिवर्सिटी का एक्चुअल में जो नाम है इस तरीके से बता देना है। सेम इसी तरीके से आपको अपना ग्रेजुएशन या आपने कौन सी पासिंग या अपीयर, देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही बोला था आपको अपीयर यानी कि फाइनल ईयर वाला भी इसको दे सकता है। अगर आप अपीयर करेंगे यानी कि आप फाइनल ईयर में हैं बैचलर में तो आपसे कोई मार्क्स नहीं मांगे जाने वाले, देख लीजिए ये ऑटोमेटिकली हो गया। अगर आप इसी तरीके से पास सिलेक्ट करेंगे तो पास में आपसे मार्क्स मांगे जाएंगे क्योंकि आप पास कर चुके हैं एक्चुअल में, तो आपको यहाँ पे मार्क्स और ईयर बताना पड़ेगा कब आपने जो है ये चीज़ जो है पास करी अपने बैचलर के डिग्री को। फिर आपको इस तरीके से देखिए सिलेक्ट एटलीस्ट वन स्पेसिफिकेशन। अब देखिए नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्पेसिफिकेशन का। BCA आपको पता ही है कंप्यूटर और IT में ही होती है, तो वो आप इस पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे आपको जरूर क्लिक करना है जिससे कि आपका सारा डिटेल जो है वो सेव हो जाए। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन और डू यू वांट टू कंप्लीट योर B.Ed इन इंग्लिश मीडियम, आपसे पूछा भी जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप चाह रहे हैं डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर स्पेशल एजुकेशन कॉलेजेस, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, आपको इसमें यस सिलेक्ट करेंगे तो आपको अलग से वाला एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे यू विल हैव टू अपीयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट, यानी कि ELCT अलॉन्ग विद B.Ed CET, इसको आपको देना पड़ेगा साथ में उसी एग्जाम के साथ में। ये अलग से एग्जाम है, जैसे मैंने आपको बताया 50 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, ये एग्जाम आपको अलग से देना पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश मीडियम के कॉलेजेस चाहिए तो। मेन बात यहाँ पे पूछी गई है डू यू वांट टू अपीयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज अलॉन्ग विद, ये आप क्या इस एग्जाम में अपीयर होना चाहेंगे, आपसे पहले ही पूछा जा रहा है, तो आप यस कर देना क्योंकि आपको देना ही पड़ेगा ये एग्जाम।
डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर स्पेशल एजुकेशन कॉलेजेस, आपको स्पेशल एजुकेशन कॉलेजेस भी चाहिए तो आप उसको यस कर देना, बता देना। अगर नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन कॉलेजेस में आपकी मर्जी रहेगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए आपको ये वाला एग्जाम जो है वो देना ही होगा। मैं नेक्स्ट आपको बता दूं मेन बात, स्पेशल सिलेक्ट स्पेशल एजुकेशन मेथड यू आर विलिंग टू ऑप्ट। अब देखिए स्पेशल, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, ये क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है स्पेशल एजुकेशन, मतलब कि मैंने आपको पहले बताया था एक जनरल बीएड है, एक स्पेशल है। अगर आप स्पेशल में करना चाहेंगे तो आपको स्पेशल में देखिए क्या क्या ऑप्शन मिल जाएगा, बीएड स्पेशल, ब्लाइंड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, और ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी सिलेक्शन करना हो आप ऐसे कर लेंगे, अदरवाइज आपको नहीं करना तो आप इसमें नो भी कर सकते हैं एज इट इज़। मैं तो इसमें नहीं कर रहा हूँ, कोई स्पेशल एजुकेशन में नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल जनरल वाले से करूँगा। बाद में सब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन आगे चल के सिलेक्ट करेंगे। मतलब मैंने अभी जनरल, मैंने मतलब किसके लिए अप्लाई किया है, मैंने बीएड जनरल के लिए अप्लाई किया है, ऐसा आप समझ रहे हैं इस तरीके से। देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है आपको सेंटर की, मैंने आपको पहले ही बताया जैसा कि ये एग्जाम पूरे के पूरे महाराष्ट्र के स्टेट के अंदर ही होगा, महाराष्ट्र में ही आपके सेंटर होंगे। हालांकि कैंडिडेट अगर बाहर से है, दूसरे स्टेट से है, तो वो उसको वहां जाकर इस एग्जाम को अपीयर होना पड़ेगा इस एग्जाम के अंदर। इसीलिए जो है एग्जाम में सेंटर का टाइम फिक्स किया जाता है कि आपका ये टाइम जो है लास्ट होता है एंट्री का। तो इस हिसाब से आपको सारा ट्रैवलिंग और सारा स्केड्यूल तैयार करना है, उस हिसाब से जो है आपको इस पर वर्क करना है। सपोज देखिए मैं यहाँ पे 3 सेंटर जो है चूज करने वाला हूँ, आप भी ऐसे चूज कर लेंगे 3 सेंटर, मैक्सिमम 3 अलाउड है। अब देखिए तीनों सेंटर आसपास के चूज करिएगा, जिससे कि अगर एक नहीं मिला तो दूसरा मिल जाए, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा मिल जाए। आप अपने डिस्टेंस जो कवर होगा आपका ट्रैवलिंग में, उस हिसाब से जो है आप यहाँ पर वो उस चीज़ को चूज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पुणे, मुंबई सिटी और कोल्हापुर, ये मैंने 3 सेंटर की प्रेफरेंस दे दी है। मतलब पहले मुझे पुणे मिलेगा, वो वहाँ पे अगर कोई जगह नहीं होगी, सेंटर फुल फिल हो गया होगा, तो फिर मेरे को जो है दूसरा नंबर पे जो मैंने फिल करा था कोल्हापुर से पहले मुंबई सिटी, उसमें मेरे को मिल जाएगा। नहीं तो फिर कोल्हापुर में मेरे को मिलने ही मिलने वाला है। इस तरीके से इन तीनों में से कोई ना कोई सेंटर वो लोग दे देंगे। अगर फिर भी जगह नहीं बचती तो अपनी तरीके से अलॉट करेंगे, ऐसा आपका रहेगा। हालांकि प्रेफरेंस वो भी अपने हिसाब से रखेंगे कि वो कोल्हापुर के पास जो होगा फिर आपको वो वाला सेंटर दे दिया जाएगा। इस तरीके से जो है ये प्रोसेस रहता है। देखिए फोटोग्राफ में आपको पहले फोटोग्राफ अपने जहाँ भी डिवाइस में सेव किया हो उसको जो है यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आपको। देखिए इस तरीके से फोटो ओपन हो गया है, मैंने इसको अपलोड के बटन पर क्लिक किया, फाइनली मेरा फोटोग्राफ अपलोड हो गया है। सेम इसी तरीके से सिग्नेचर का सिलेक्शन करके ऑप्शन चूज करके मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर, आप जैसे देख रहे हैं ये एक्चुअल में सिग्नेचर है नहीं, बट आपको एक्चुअल में अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। इसी तरीके से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ में देना है, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है। तो मैं इसमें अपना आधार कार्ड देना चाहूँगा, और तो मैं इस वजह से ऐसे कर लूँगा। देखिए इसका फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। अगर पीडीएफ फॉर्मेट नहीं है तो आप उसको पहले ही कन्वर्ट कर लेना। वीडियो है, आप उस चैनल पे देख सकते हैं आसानी से, हाउ टू कन्वर्ट द फॉर्मेट ऑफ एनी इमेज, एनी डॉक्यूमेंट। आप इस तरीके से कोई भी देखना चाहें तो वो आपको मिल जाएगी आसानी से, वो आप देख सकते हैं। इमेज साथ में आप इमेज के साइज़ को भी सेट कर सकते हैं। अब देखिए फाइनली हमारे पास प्रीव्यू आ गया है एग्जाम के फॉर्म का। इसमें जो है हमारे पास सब लिखा आ गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एड्रेस से रिलेटेड डिटेल। देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल को करेक्ट किया जा सकता है, इस पेंसिल के बटन को क्लिक करके आप जो है कुछ भी एडिट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप बाकी जो आपकी डिटेल थी, मार्कशीट की डिटेल थी, सारा कुछ जो है वो आप यहाँ से जो है चेंज कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने बोला है कि मैं ELCT का एग्ज़ाम दूंगा, जिससे कि मेरे को इंग्लिश मीडियम में कॉलेज मिल सके, लेकिन मैं स्पेशल एजुकेशन कॉलेजेस नहीं ले रहा हूँ। मतलब जो स्पेशल एजुकेशन ही कराते हैं बीएड में, मैं उन कॉलेज का सिलेक्शन नहीं किया। हालांकि आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, मैंने अभी नहीं किया है एक्चुअल में, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने बीएड जनरल के लिए अप्लाई किया है एक्चुअल में, जो कि आपका अब देखिए 800 रुपीज़ मुझे पे करने हैं। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हैं और आप किसी SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपके 600 रुपीज़ यहाँ पे लगेंगे।
अब देखिए पेमेंट में मैं इनमें से किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो गया, क्यूआर कोड स्कैन हो गया, पेटीएम और कोई सी भी किसी भी मेथड से मैं पेमेंट कर सकता हूँ आसानी से। हालांकि मैं यहाँ पे क्यूआर कोड को प्रेफर करता हूँ हर बार। आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल इसे स्कैन करना होगा और अपने डिवाइस से, और फाइनली आपके अकाउंट से पेमेंट जो है यहाँ पे हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा चार्ज है बैंक का, इसमें कुछ इशू नहीं होना चाहिए कि ये 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों है। ये एक बैंक का एक्स्ट्रा चार्ज है, आपका सर्विस चार्ज वो यहाँ पे लगने वाला है। मैं नेक्स्ट आपको बता दूँ, इस तरीके से आप पेमेंट कर लेंगे फाइनली। और जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे, आपके स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली फॉर्म सबमिटेड लिखा आने लगेगा, और यहाँ पर पास्ड लिखा आएगा स्टेटस के अंदर, और फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेना है, जिससे कि दोस्तों आपसे जब वो बाद में मांगा जाए तो आप उसे आसानी से दिखा सके, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप फीस पेमेंट के बाद अपना प्रिंट आउट नहीं लेते हैं फॉर्म का। वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आपके लिए, जिसको आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है आपके MAH CET BEd एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आप ELCT आपकी मर्जी है अलग से एग्ज़ाम देना है नहीं देना, सेम फीस के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा ये वाला भी। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करना है कॉलेज इसमें BEd के लिए महाराष्ट्र के अंदर, तो आप प्लीज़ इस इंग्लिश मीडियम को ज़रूर इसका एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन ही आएंगे मेनली। और एक बात और इसमें ये भी है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है फॉर्म की फ़ीस में। तो ये ऑप्शन ज़रूर चूज़ कर रहे हैं। हालांकि आप बाद में कोई इंग्लिश मीडियम में एडमिशन नहीं देगा, बाद में जब आपका फॉर्म फिलिंग सबमिट हो जाएगा फाइनली, उसके बाद ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।